just want to discuss briefly the Atul Subhash ji case. What is the crux of the issue? हिस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए या किसी एक इशू को के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी जान दे दी. अतुल सुभाष सैक्रिफाइस फॉर द कॉज. I think the last para जहाँ उन्होंने लिखा है, अगर मुझे जस्टिस नहीं मिले, मेरी जो अस्थियां हैं जौनपुर कोर्ट के बाहर जो नाला है उसमें बहा देना, ताकि यू मेक इट अ पॉइंट सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि आपकी मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता. एक जो अनसेड थॉट है, महिलाएं बहुत ज्यादा सफर करती हैं. उनको न्याय देने की एवज में अगर कुछ पुरुषों के साथ अन्याय हो भी जाए तो इट्स ओके. क्राइम को जेंडर से रिलेट करना मुझे लगता है खत्म होना चाहिए. एक स्पेसिफिक केसेस कर रही हूँ जहाँ पे एक ही महिला ने 6 रेप केसेस फाइल कर दिए, 7 रेप केसेस फाइल कर दिए. These women are psychologically ill. What are a couple of red flags in a girl a guy should look out for, or digitally or physically? Please know the person. When a very young officer, he met with a girl from a dating app. He ended up having a sexually transmitted disease. Now he is dealing with a threat of a rape case on him. कानून और हमारे सिस्टम का जो ये लॉज के मिसयूज को ना एड्रेस करना है, वो पुरुषों के साथ तो बहुत ज्यादा गलत कर ही रहा है या हो रहा है, लेकिन जो जेन्युइन विक्टिम्स है ना, उनके भी बहुत ज्यादा खिलाफ काम कर रहे हैं. Do you think it's time now for a role reversal where we also need to educate कि हमारे बेटियों को भी हम सिखाएं कि this is also, you also need to learn how to treat boys. मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले बहुत सारे समय में होने वाला है. Why? Namaste and welcome to this episode of the Oddcast Show. Today we are joined by Deepika Narayan Bharadwaj ji, documentary filmmaker and men's right activist. Namaste Deepika ji, how are you doing? नमस्कार. कैसा लग रहा है आपको पुणे आके? Absolutely wonderful. Just got an award yesterday, so Right. Congratulations on your बेहतरीन. award Thank for you. being a very, very big influencer in this particular subject. And I Thank think what you're doing is God's work because men's right is something that, nobody talks about. पिछले एपिसोड में जब हम मिले थे तो हमने बात की थी about, how traumatized men have become by this kind of, the kind of women card that, the women are playing in, relationships, in marriages, in whether it's a live-in or a one-night stand or a date also. And we also talked about, how Men's Day actually comes with World Toilet Day also, that it's become a joke now. And this episode I wanted to try and, get into solutions कि इसका solution क्या है. ये सब जो चीजें हो रही है हमारी समाज में आजकल, तो इसका solution क्या है? That's what I wanted to get in with. Okay. But before that, I just want to discuss briefly the Atul Subhash ji case that has really been in the limelight since the last 2 or 3 months. And तो इसमें क्या हुआ exactly? मतलब what is the crux of the issue here? अतुल सुभाष की शादी नहीं चली थी. लाइक thousands and lakhs of marriages जो नहीं चलती हैं फॉर वन रीजन और दी अदर. उनका कारण ब्रेकडाउन होने का कोई भी हो, लेकिन उनको चोला जो है वो दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस का पहना दिया जाता है. इस केस में तो इतनी अजीब सी बात है कि अतुल सुभाष ने खुद ही अपने इन लॉज को 18 लाख रुपए दिए थे, बिकॉज उनकी मदर इन लॉ जो है अपने बेटे के लिए उसके बिजनेस के लिए इनसे मदद मांग रही थी काफी समय से, और इन्होंने इन टोटल 18 लाख रुपए उनको दिए थे. जो इंसान अपनी पत्नी के भाई को मदद करने के लिए 18 लाख रुपए दे सकता है, क्या वो 10 लाख रुपए का दहेज उनसे मांगेगा? ये एक प्रश्न है जो शायद लोग अपने आप सुलझा सकते हैं. लेकिन अतुल की शादी टूटी. उस समय पे टूटी जब उनका बच्चा बहुत ज्यादा छोटा था, और वो लगभग पिछले 3 साल से कोर्ट कचहरी कर रहे थे. 40 डेट्स पे खुद बैंगलोर से जौनपुर जा चुके थे. उनकी 40 पत्नी dates, huh? 40 डेट्स फ्रॉम बैंगलोर टू जौनपुर. फ्लाइट लेके जाते थे, फिर उसके बाद ट्रेन लेनी पड़ती थी. शायद उन्होंने लिखा अपने सुसाइड नोट में तो एक दिन तो उनका ट्रैवल में ही निकल जाता था. और 1 साल में ही कुछ चंद छुट्टियां मिलती हैं, तो आप सोचिए कि वो इंसान कैसे अपनी जॉब, एक डेट पे जाना मतलब आपके कम से कम 3 या 4 दिन वेस्ट हो रहे हैं. इतना समय निकालना बहुत मुश्किल है. और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, उनके साथ लगभग 9 केस की लिटिगेशन उसने शुरू कर रखी थी. वो खुद जौनपुर में नहीं रहती थी, वो खुद गुड़गांव में रह के एक्सेंचर कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने केसेस जो सारे के सारे हैं वो जौनपुर में डाले हुए थे. और इनसे मेंटेनेंस की डिमांड की हुई थी.
उस बच्चे के लिए 40,000 रुपए वो ले रही थी, जिस बच्चे को वो अतुल को देखने भी नहीं देती थी। और अतुल ने 59 मिनट्स का एक वीडियो और 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा। और उनके सुसाइड का क्रक्स ये था कि मैं अपने ही दुश्मनों का एटीएम बन के नहीं रहूंगा, और दिस एटीएम इज क्लोज्ड। और कहीं ना कहीं जो उनकी हेजिटेशन थी वो एक्चुअल में हम लोग होते हुए हर रोज देखते हैं कि अगर किसी आदमी की जो सिर्फ हस्बैंड है इस वजह से प्राइस पे करता है, कोई सुनवाई नहीं होती है और उसी का पैसा उसकी पत्नी को दिलवाया जाता है, और उसके बाद उस पैसे को यूज करके वो पत्नी उसके खिलाफ ही लिटिगेशन करती रहती है, सालों साल वो लिटिगेशन चलती रहती है जब तक ये इंसान उसकी डिमांड ना मांग ले। अतुल सुभाष के केस में वो डिमांड 3 करोड़ रुपए की थी। और मैंने पिछले 1.5 महीने 9 दिसंबर 2024 को अतुल ने सुसाइड किया था। तब से हालांकि हम लोग तो कुणाल जी इस तरह के केसेस हर रोज देखते रहते हैं। अतुल सुभाष के सुसाइड के बाद भी मेरे ख्याल से 15-20 और सुसाइड हो चुके हैं, और ये तो वो है जो रिपोर्ट हुए हैं, एक्चुअल में पता नहीं कितने हो चुके होंगे। बिल्कुल। तो हम तो ये केसेस हर रोज देखते हैं, मैं पिछले 12 साल से केसेस हर रोज देखती आ रही हूँ। लेकिन अतुल के केस ने पूरे भारत को कहीं ना कहीं इस मुद्दे के ऊपर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैं उनका सुसाइड नहीं समझती, मैं सैक्रिफाइस समझती हूँ। हिस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए या किसी एक इशू को के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी जान दे दी। तो मुझे लगता है कि अतुल सुभाष सैक्रिफाइस्ड फॉर द कॉज, और उनके साथ जो हो रहा था, जिसके खिलाफ उन्होंने लड़ने की ये डायरेक्शन चूज की, वैसे बहुत सारे आदमी, बहुत ही सारे। लेकिन इसमें जैसे आप सैक्रिफाइस कह रहे हैं, आई थिंक जो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा भी, आई थिंक द लास्ट पैरा जहां उन्होंने लिखा है कि अगर मुझे जस्टिस नहीं मिले तो मुझे मेरी जो अस्थियां हैं जो कोर्ट के बाहर, जौनपुर कोर्ट के बाहर जो नाला है उसमें बहा देना। जी। तो आई थिंक ही वाज स्टिल होपिंग, उसका कहने का ये मतलब था, उनका कहने का कि I may still get justice. This may awaken people, right from lawmakers to, the police, the judiciary, etc., public at large. I think he was hoping for that this can be sort of an awakening. Is that what you're getting at? Ki the sacrifice was sort of like an awakening for all of us? He wanted to definitely bring attention to this issue. उसमें मुझे कोई डाउट नहीं लगता है। और उनको लगा कि अगर मैं सारे के सारे एविडेंसेस छोड़ के जाऊंगा, एक इतनी लंबी प्ली छोड़ के जाऊंगा, तो शायद उसकी सुनवाई हो जाए। बट इंस्टेड ऑफ ही बीइंग होपफुल, मुझे लगता है ही वाज ऑलरेडी होपलेस। और उन्होंने वो होपलेसनेस अपनी मौत के बाद भी उसका आइडिया लगाया कि शायद वो होपलेसनेस बरकरार रहे। आई थिंक दैट इज द रीजन उन्होंने ये लिखा कि मेरी अस्थियों को नाले में, गटर में बहा दिया जाए, बिकॉज समवेयर ही वाज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि शायद उसको उसकी मौत में भी न्याय नहीं मिलेगा। बिकॉज अतुल सुभाष कोई आम इंसान नहीं था। अतुल एक मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशन सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन से लगभग 3 साल से जुड़े हुए थे। उनको काउंसलिंग भी मिलती थी, उनको लीगल जो गाइडेंस है वो भी मिलती थी, उनको इमोशनल सपोर्ट भी मिलता था। ऐसा नहीं है कि वो एक ऐसे इंसान थे जिसके पास कोई उसको ये लगा कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो ही वाज नॉट वन ऑफ दोज। उन्होंने सब कुछ देखा है, जाना है, एनालाइज किया है, ब्रेक डाउन किया है। जैसा उन्होंने सुसाइड नोट में भी लिखा कि मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने चॉइस एक करी है। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन हम ये चीजें हर रोज देखते हैं। तो आई एम श्योर अतुल वाज सीइंग कि बहुत सारे ऐसे सुसाइड केसेस में हैं जहां पे सुसाइड के बावजूद भी किसी इंसान को न्याय नहीं मिला। एंड आई थिंक वो कारण है कि उन्होंने वो लाइन लिखी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता था कि शायद उनको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उनको न्याय ना मिले तब क्या होना चाहिए? तब ये होना चाहिए कि उसकी अस्थियां जो है गटर में बहा दो। वो भी एक सिग्निफिकेंस रखता है। वो ये सिग्निफिकेंस रखता है कि पुरुषों की जीते जी तो कोई वैल्यू है ही नहीं इस कंट्री में, मरने के बाद भी उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आप गटर में बहा देना, ताकि यू मेक इट अ पॉइंट, या सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि आपकी मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे सुना था कि
उनके केस में एक ऑडियो लीक हो गया था ऑफ हिज कॉन्वर्जेशन विद अ जज बिहाइंड द सीन्स, एंड और वो कह रहे थे कि ऐसे ऐसे इतने सारे केसेस है सुसाइड में एंड हो रहे हैं, तो आप कुछ करते क्यों नहीं हो? सुभाष जी ने जज को बोला, तो जज ने बोला तुम भी कर लो। क्या ये सच है? तो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं था, किसी जज के चैम्बर में बैठ के ऑडियो रिकॉर्डिंग करना बहुत बड़ी बात है, और वो तो आप अपने पैर पे पहले ही कुल्हाड़ी मार लोगे अगर बाय एनी चांस उस जज को ये पता चल गई बात। और पुलिस के सामने या जज के सामने बैठ के ऑडियो रिकॉर्डिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि कुछ लोग हैं, कुछ जिन्हें कहते हैं कि सर पे कफन बांध के चल गए लोग वैसे भी करते हैं तो न्याय पाने के लिए, लेकिन उसके केस में रिकॉर्डिंग नहीं थी सुवेद। उनके केस में उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जो कॉन्वर्जेशन थी हाँ। वो डिस्क्राइब की थी कि मैंने ये कहा, जज ने ये कहा, मेरी वाइफ ने ये कहा। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस उन्होंने बताया था कि क्योंकि वो सुसाइड कर रहे हैं तो उसकी इंस्टिगेशन क्या थी वो उन्होंने डिस्क्राइब की थी कि जब वो जज के चेंबर में बैठे थे, जज रीटा कौशिक हैं जो उनके केसेस को ओवरसी कर रही थी, तब उन्होंने कहा था कि इतने सारे मेरे ऊपर केसेस चल रहे हैं और मैं मेरिट पे लड़ना चाहता हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, और इतने सारे भारत में पुरुष हैं जो इन मामलों की वजह से या झूठे केसेस की वजह से कि हरासमेंट से सुसाइड कर रहे हैं। तो जज हंस पड़ी। उसकी वाइफ निकिता सिंघानिया जो है वो भी वहीं पे बैठी थी। उसने बोला फिर कि तुम भी फिर क्यों सुसाइड नहीं कर लेते, एंड द जज बीइंग अ जज had no objection to somebody instigating someone for suicide in front of her. एंड जब निकिता चली गई तो ये जो जज है रीटा कौशिक, उन्होंने अलेजिडली अकॉर्डिंग टू अतुल सुभाष ये कहा कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो तो मैं Settle कम कर में दूंगी। सेटलमेंट करा दूंगी और निकिता को भी मैं समझा लूंगी। और तब उन्होंने बोला था कि नहीं मैम, मैं इस तरह से नहीं करूंगा एंड आई विल फाइट द केसेस। और अगली डेट पे जब वो गए तो निकिता और उनकी मदर निशा सिंघानिया ने उनको टॉन्ट किया कि तुम अभी भी आ गए दोबारा से, सुसाइड नहीं किया तुमने, हमें तो लगा था कि तुम सुसाइड कर लोगे। तो उसने कुछ कहा नहीं। तो उसके बाद उसकी मदर इन लॉ ने कहा कि तुम सुसाइड कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक पति की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसकी पत्नी और उसके बच्चे की होती है, तो और तुम्हारे पिताजी से लेंगे हम लोग पैसे, तो एटीएम चलते रहेगा। एटीएम चलता रहेगा और हमारी पार्टी चलती रहेगी। तो उनकी मदर इन लॉ ने ये शब्द इस्तेमाल किए थे। और जिस तरह से इस सुसाइड के बाद हम लोगों ने मीडिया में उनका एटीट्यूड देखा कि वो जर्नलिस्ट को ही गालियां बक रहे थे और जर्नलिस्ट को ही धमकी दे रहे थे, तो आई एम वेरी श्योर कि वो फैमिली ऐसी हो सकती है कि उन्होंने ये सब कुछ बोला होगा। एनी विच वेज अतुल सुभाष का जो सुसाइड नोट है, आई होप इट इज सीन एज डाइंग डिक्लेरेशन। आई होप इट इज सीन एज कि कोई इंसान, ये थोड़ा ये एक कॉन्सेप्ट है कि कोई इंसान अगर मर रहा है तो वो झूठ नहीं बोलता। तो आई होप इट इज सीन एज डाइंग डिक्लेरेशन एंड वट एवर ही सेड इज सीन एज एन एविडेंस। बाकी Right. लेट्स सी। अभी तो निकिता और निशा और उसकी पूरी फैमिली जो है बेल पर है। मात्र 20 दिनों में उन लोगों को बेल मिल गई थी। एक महिला का सुसाइड हुआ था अतुल सुभाष के कुछ दिन पहले ही। वो पायलट थी एयर इंडिया में महिला, और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उन्होंने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था, उन्होंने कोई सुसाइड वीडियो नहीं छोड़ा था। She didn't blame anyone. शी डिडंट ब्लेम एनीवन। लेकिन जिस लड़के के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी उसको इमीडिएटली चंद घंटों में अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पे निकिता को अरेस्ट करने में पुलिस को 10 दिन लग गए, और उस लड़के को जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई सुसाइड नोट नहीं है, कोई सुसाइड वीडियो नहीं है, उसको कोर्ट से बेल लेने में 30-31 दिन लग गए, जबकि निकिता और उसका पूरा परिवार 20 दिन में जेल से बाहर आ गए थे। तो दिस शोज द एक्सट्रीम्स दैट वी हैव इन आवर The bias in the law. the bias in the law, or the bias in, I would not say the law technically doesn't say that you differentiate between men and women, कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ है। बट जिस तरह से हमारा लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है आज के समय पे हमारी कंट्री में, उसमें बहुत ज्यादा जेंडर बायस है। नहीं, बट देन इन द पिछले एपिसोड में हमने ये भी डिस्कस किया था कि देर आर जेंडर बेस्ड लॉज ऑल्सो। Yeah, of सो course. देर आर, सो ऑन वन हैंड देर इज एक तो जेंडर बेस्ड लॉज हो गए, मतलब अगेंस्ट मेन, Yeah. बट उसके बाद जो है ये भी है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ ऑल्सो
is taking the favor of women also in Absolutely. this. Absolutely. Is that's what you're saying, There right? is an unsaid bias in favor of women And at every level. So the stakeholders are who? One is the police, Yeah. who catches whoever they have to catch, and then there is फिर उसके बाद जुडिशरी आती है. तो ये दोनों में मतलब अगर आपको आप जैसे आप कह रहे हैं कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप मेंस एक्टिविज्म कर रहे हो, देयर सो मेनी थिंग्स जो आप कर रहे हो फॉर इन फेवर ऑफ मेन. एंड अगेन जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था एपिसोड में कि हमारा ये इंटेंशन नहीं है कि टू से दैट विमेन आर ऑलवेज रॉन्ग. देयर आर हजारों लाखों महिलाएं हैं जिनके प्रति मतलब बहुत कुछ हुआ है. वी आर नॉट टेकिंग दैट फैक्ट अवे, but the fact is that when it comes to men, nobody listens. Yep. And then men end up suffering silently. Yeah. And that is what leads to suicide and extreme steps. Mm-hmm. Correct? Yep. So my question is that जब आप जाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में, आप मिलते हैं पुलिस ऑफिसर से, आप मिलते हैं कोर्ट में, आप मिलते हैं लोगों से who are part of the judiciary, what is their view? What is the police view to start with? मैं अभी पुणे जयपुर से आई हूँ. जयपुर में मैं एक डीसीपी साहब से मिली, नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं, बट बहुत ही उम्दा पुलिस ऑफिसर हैं और उन्होंने झूठे केसेस के खिलाफ काफ़ी एक्शन भी लिया है. अपने ही जुरिस्डिक्शन में जितना भी वो बदलाव ला सकते हैं वो लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो उन्होंने एक बात बोली कि ये जो फॉल्स केसेस हैं, ये जो महिलाओं के द्वारा जो अग्रेशंस हैं, इनको हम कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ लॉ की तरह देखते हैं कि कुछ भी दुनिया में चीज़ है उसका कोई ना कोई कॉस्ट तो होता ही है. ये लॉ जो है हम लोगों ने महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए, उनको जस्टिस देने के लिए बनाए थे. मिसयूज जो है या फॉल्स केसेस जो है उसकी कॉस्ट है. तो एक जो अनसेड थॉट है पुलिस या फिर जुडिशरी में वो ये है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं और अगर उसकी एवज में या उनको न्याय देने की एवज में अगर कुछ पुरुषों के साथ अन्याय हो भी जाए तो इट्स ओके. अच्छा, ये लार्जर पर्सपेक्टिव है. और ये पुरुषों ने ही बनाया था. ये पुरुषों ने ही बनाया है. हमारे ज़्यादातर लॉ मेकर्स पुरुष हैं, हमारे ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स पुरुष हैं, सिस्टम में जितने भी आप लोग होंगे उसमें महिलाओं से ज़्यादा कहीं ज़्यादा पुरुष हैं. तो एक वो ओवर प्रोटेक्टिव या कह लीजिए पेट्रियार्कल सोच जो है वो पुरुषों के खिलाफ भी काम करती है. तो अ मैन वुड ऑलवेज सी अ वुमन एज अ वीकर पर्सन और and as the victim. एज द विक्टिम ऑलवेज. तो उन्होंने ये भी कहा कि मैम सोसाइटी में और जो मैं उनकी बात से पूरा का पूरा वो रखती हूँ कि वट एवर ही सेड इज एब्सोल्युटली राइट. ही सेड मैम समाज में अभी भी महिलाओं के खिलाफ बहुत इनइक्वालिटीज हैं, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज हैं जिनको एड्रेस करने की हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके टुवर्ड्स काम करने की हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिस सीट में बैठे हैं, हम लोग जो देखते हैं आज के समय पे, वहाँ पे महिलाओं का एक जो रूप है वो बिल्कुल ही डिफरेंट उभर के आता है. बट वो उन्होंने कहा कि मैम देखिए इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे हम लोग बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट कानून ही इतना ज़्यादा एक तरफा है तो हम लोग भी बड़ा हेल्पलेस फील करते हैं. तो ये सिर्फ ये डीसीपी साहब की बात नहीं है, ये अक्रॉस द बोर्ड में जितने भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स से मिलती हूँ वो हमेशा यही बोलते हैं कि मैम आप हमारे को दोष मत दीजिए, कानून या हमारे को तो न्यायालयों से गाइडलाइंस हैं कि भाई अगर आपको झूठ भी लग रहा है तो भी आप एफआईआर दर्ज कीजिए, चार्जशीट फाइल कीजिए. कोर्ट सिर्फ जो महिला ने लिख दिया, जो उसकी स्टेटमेंट है वही आप उसको सच समझिए, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम लोग क्या करें? तो बट लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं, कुछ जजेस भी हैं, जैसा मैं आपको बता रही थी कि जस्टिस एस.एन. ढींगरा हैं, रिटायर्ड दिल्ली हाई कोर्ट के जज, जिनका मैंने रिसेंटली इंटरव्यू किया था. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जब वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, बहुत ही सारी ब्यूटीफुल जजमेंट्स दी थी, जहाँ पे उन्होंने कहा कि कैसे एग्जैजरेटेड क्लेम्स होते हैं ज़्यादातर 498 के केसेस में. खर्च करे होंगे 2 लाख रुपए शादी पे, लेकिन 20 लाख बताएंगे उसको. महिला काम भी कर रही होगी तो भी बोलेगी कि मैं तो काम नहीं करती हूँ और मेंटेनेंस डिमांड करेगी. बोलेंगे 50 लाख रुपए खर्च किए हैं तो अब हमारे को 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए की एलिमनी चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने स्टेप्स या सोल्यूशंस अपनी जजमेंट्स में बताए थे. तो कुछ पुलिस ऑफिसर्स और कुछ जजेस हैं जो बहुत ही बैलेंस्ड हैं, बहुत रैशनल हैं, दोनों
दोनों साइड्स को देखते हैं और उसके बाद जजमेंट या फिर कोई अपना एक्शन लेते हैं, बट मेजॉरिटी धड़ल्ले से चलते हैं, मतलब एक वो जो भेड़ चाल है उसी में चलते हैं, उसी में बिलीव करते हैं. दे डोंट वांट टू कीप मेक सो मच ऑफ एफर्ट्स. कुछ काम आसान सा हो रहा है तो कोई इंसान कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स क्यों लगाएगा. एंड जस्ट टू सम इट अप, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रेप केस है और वो झूठा है और पता चल रहा है कि महिला झूठ बोल रही है, तो एक पुलिस ऑफिसर को क्या करना है? उसकी स्टेटमेंट लेनी है. एक मेडिकल अगर उसने करवाया हो, महिला बोल सकती है कि मैं मेडिकल नहीं कराऊंगी, तो मेडिकल आप फिर नहीं बोल सकते कि आपको कराना ज़रूरी है. तो अगर मेडिकल हुआ है तो वो एक मेडिकल ऑफिसर की स्टेटमेंट, फिर जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट करता है उसकी स्टेटमेंट, ऐसे 4-5 जो ऑफिशियल अथॉरिटीज़ हैं सिस्टम की, उनकी स्टेटमेंट और महिला की स्टेटमेंट के साथ चार्जशीट फाइल कर देनी है उनको. Is कोई that बहुत easy? ज़्यादा बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर वो उस मुकदमे को खारिज करते हैं, उनको पूरा डिटेल्ड लिखना पड़ेगा कि वो क्यों कैंसिल कर रहे हैं. उसके बाद उनको वो कोर्ट में सबमिट करेगा, कैंसिलेशन सबमिट करनी पड़ेगी, फिर दोबारा से उनको कोर्ट में बताना पड़ेगा कि क्यों वो कैंसिल कर रहे हैं. फिर अगर प्रोटेस्ट पिटिशन लग जाए महिला की तरफ से, तो जज जो है उनको फिर भी डांट लगा सकता है कि तुमने ऐसे कैसे ख़त्म कर दिया केस, जाओ दोबारा से इन्वेस्टिगेट करके आओ. तो इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है कि वो बोलते हैं कि भैया तुम जाओ. तो इट्स इजियर, मतलब आप कह रहे हो कि बहुत आसान है केस फाइल करना और कार्रवाई एक चालू पुलिस करना, के लिए भी और बहुत बंद आसान करना है. ज्यादा मुश्किल है. चार्जशीट फाइल करना बड़ा आसान काम है, हम्म. बंद करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उनकी बहुत ही ज्यादा दौड़ भाग हो जाती है. एंड व्हाई वुड दे डू इट? इट इज दैट वो बोलते हैं कि आप जाओ कोर्ट में जाके आप अपनी इनोसेंस प्रूव कर रहे हो, हम तो केस कोर्ट में भेज रहे हैं. It's sort of like the golden hour when your fate will be decided whether it will be really bad or it will be really good based on which police officer you are under and how he is. ओह एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत डिपेंड करता है तो- ह्यूमन इंटरवेंशन और ह्यूमन परसेप्शन ऑफ दैट लॉ. यस. और ये सिर्फ पुलिस का नहीं है, ये जुडिशरी में भी है. हमारे कंट्री में एक ही चीज़ पे, एक ही मुद्दे पे इतने सारे व्यू पॉइंट्स हैं, इतनी सारी जजमेंट्स हैं कि देयर इज़ नो सेम्बलेंस ऑफ यू नो दैट ओके, अगर ये चीज़ गलत है तो ये गलत ही है, या ये सही है तो ये सही ही है. It's circumstantial. जजेस का परसेप्शन है, जजेस का इंटरप्रिटेशन है. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे लड़की बहुत सालों के रिलेशनशिप के बाद ये बोलेगी कि इसने मुझे शादी का झांसा दे के रेप किया, और कुछ जजेस हैं जो उसको आउटराइटली बोलेंगे कि मतलब क्या बकवास है ये, मतलब आप खुद इतने सालों रिलेशनशिप में थी, आप अडल्ट तब कुछ वुमन को नहीं हो, बोला. तब नहीं बोला आपने, आप कंटिन्यू कर रहे हो इसको, आपने रेजिस्ट नहीं किया कुछ भी, और अब ब्रेकअप हो गया तो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि रेप हो गया. वहीं कुछ जजेस ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि अच्छा 4-5 साल तूने इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखा, अब तू मना कर रहा है शादी के लिए, तो ये तो मतलब मैं तो तुझे लटकाऊंगा ही लटकाऊंगा, तूने किसी महिला के साथ ऐसे कैसे कर दिया. सो मोरालिटी भी बहुत ज़्यादा हमारा जस्टिस ड्राइव करती है. और पुलिस तो, बट पुलिस में सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है, पुलिस में बहुत सारी करप्शन भी है. तो शुरुआत में अगर ये सब चार्जेस डलने लग गए और आदमी पैनिक मोड में चले गया और अपने सारे रिसोर्सेज यूज करने लगे कि पैसे चाहे, क्योंकि समाज में उनकी इज्जत बचनी चाहिए. सो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? आप क्या सोल्यूशन देंगे उनको? तब क्या करना चाहिए एक आदमी को? सी किसी ऐसे कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है इन केसेस का. एक महिला कानूनों में जो महिला के तरफ से जो प्रोसीजर्स हैं, या इन केसेस में जो पुलिस या कोर्ट्स को करना है, वो डेफिनेशंस या फिर वो इम्प्लीमेंटेशंस काफ़ी डिफाइंड है कि आपको ये ए स्टेप है, फिर बी स्टेप है, फिर सी स्टेप है. बट पुरुषों को इन चीज़ों से कैसे बचना है, उसमें कोई ABC नहीं है. एवरी केस इज़ डिफरेंट, एवरी केस के न्यूएंसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, और आपके पास क्या एविडेंसेस हैं, आपके पास क्या डिफेंस है, वो डिफरेंट है. बट एक चीज़ जो एटलीस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, सबके लिए वैलिड नहीं है ज़रूरी कि होगा ही होगा. एक चीज़ मैं जो सब लोगों को गाइड करती हूँ, खासकर पुरुषों को, वो ये है कि आप अपने जुरिस्डिक्शन के सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स से जाके ज़रूर मिलिए. एट द एंड ऑफ द डे ये भी इंसान है, ये भी, इनका भी दिल है, इनका भी दिमाग है. अगर आप इनसे बात करके इनको कन्विंस कर सकते हैं कि आप इनोसेंट हैं और आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, तो चांसेस हैं कि अगर आप 50 दरवाजे खटखटाएंगे तो उनमें से एक दरवाज़ा आपके फेवर में खुल जाए.
और ऐसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो बहुत ऑनेस्ट हैं, जो बहुत लॉ के फेयरनेस में बिलीव करते हैं और जेंडर बाइज नहीं है. इट इज़ जस्ट अबाउट फाइंडिंग देम. लोग बहुत डरते हैं पुलिस के पास जाने से. दैट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम. जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि कमिश्नर ऑफ पुलिस से जाके मिलिए, एसपी से जाके मिलिए, तो 80 to 85% लोग तो सबसे पहले यही पूछते एक हैं, झिझक होती अच्छा है. हम मिल सकते हैं. हम्म. उनको ये लगता है कि ये They are इतने out of सीनियर, bounds, हाँ. हाँ, इतने सीनियर पुलिस ऑफिसर से आप जाके मिल ही नहीं हाँ. सकते. जबकि ऑलमोस्ट बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो एक अपना जन सुनवाई का टाइम रखते हैं. ज़्यादातर लोगों का 11 से 1 बजे होता है. 11 से 1 बजे पब्लिक कैन वॉक इन, मीट देम, सीक हेल्प और कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. और अगर कोई कार्यवाही किसमें नहीं हो रही है तो आप कार्यवाही करवा सकते हैं. तो जो लोअर रैंक ऑफ पुलिसिंग है, लोअर रैंक्स जो हमारी पुलिस में है, वहाँ पे मुझे लगता है करप्शन बहुत ज़्यादा है. ये मेरा पर्सनल बिलीफ है. हालांकि बहुत लोग ये बोलते हैं कि पूरा का पूरा नीचे से System, लेके ऊपर तक सब लोग एक जैसे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि सब लोग एक जैसे होते हैं. बट नीचे बहुत ज़्यादा करप्शन है, खासकर इन कानूनों में जो महिलाओं की के जस्टिस के लिए बनाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं बिजनेस बन गए आज के टाइम पे. सब लोग पैसा कमा रहे हैं. हर चीज़ का एक प्राइस होता है. एफआईआर दर्ज करना, एफआईआर दर्ज ना करना, बेल, उसमें चार्जेस जो ऐड करने हैं, वो कितने लोगों को अक्यूज्ड बनाना है, वो कितने लोगों का नाम हटाना है, वो चार्जशीट थोड़ी सी वीक कर देनी है, वो चार्जशीट थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग कर देनी है, वो अम, अम, हर चीज़ का एक अमाउंट है. जैसे आपने कहा कि एक बिजनेस बन गया है, तो मेरा ये कहना पूछना है आपसे कि जो महिलाएं हैं जो ये सब केसेस कर रही हैं, एंड जैसे बहुत सारे प्रूफ्स हम लोग देखे हैं लास्ट 6-8 महीने में कि मोस्ट ऑफ दीज केसेस आर फॉल्स, एंड दे आर इक्विप्ड कि इनके पास हथियार बहुत हैं, बहुत सारे लॉज हैं जो इनके फेवर में हैं, जो डाउरी केस, सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, देयर आर सो मेनी थिंग्स कि वो एक 7-8 केसेस एक पुरुष के ऊपर डाल सकती हैं. Yes. तो इसमें मेरा ये पूछना है आपसे कि ये महिलाएं जो है ये क्यों कर रही है, ये इज इट जस्ट फॉर बिजनेस और व्हाट? एंड अगेन लाइक आई वांट टू मेक दिस क्लियर कि जहाँ ये हमें 10 ऐसे केसेस मिलते हैं जो खराब हैं, ऐसे 100 भी अच्छे केसेस हैं जहाँ पारिवारिक जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, द हस्बैंड एंड वाइफ आर हैप्पी. आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी वुमन इज डूइंग दिस, बट ये जो महिलाएं कर रही हैं ये क्यों कर रही है? व्हाट इज देयर साइकी? हैज योर ऑर्गेनाइजेशन गॉट इनटू दैट कि ये क्यों कर रही हैं? ये इज इट बैड अपब्रिंगिंग, लाइक व्हाट इज इट? कुणाल, दिस एक्चुअली गिव्स मी एन आइडिया कि हम लोग को इस डायरेक्शन में भी रिसर्च अपनी इनिशिएट करनी ज़रूरी है. इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पुरुषों के इश्यूज से रिलेटेड एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशनल डेटा नहीं है, या फिर गवर्नमेंट कोई डेटा ऐसा नहीं क्रिएट करती है जिसका हम लोग सहारा ले सकें और ये बता सकें कि इतना कुछ गलत हो रहा है. बट हम अपने लेवल पे कुछ ना कुछ रिसर्चेस कर रहे हैं, आरटीआईज लगाते हैं, जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं वहाँ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं. अभी हम लोग एक इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2 प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ हम लोग रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं कि पुरुषों के खिलाफ जो घरेलू हिंसा होती है वो किन कारणों की वजह से होती है, उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या होता है, वो क्या रिकॉर्स लेते हैं. तो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस राइट नाउ, बट आई थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया कि हम लोग को इन लोगों से ये भी पूछना चाहिए कि उनको क्या लगा कि उनके साथ जो महिला ऐसा कर रही है वो किस वजह से कर रही है. सो विल प्रॉब्ली गेट इनटू दैट रिसर्च. बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा 12 साल में मैंने जितने केसेस देखे हैं, मुझे लगता है मनी सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है. दूसरा अनरिजॉल्व्ड साइकोलॉजिकल इश्यूज, और तीसरा बैड, वेरी वेरी बैड इन्फ्लुएंस. एक्चुअली साइकोलॉजिकल इश्यूज और रॉन्ग गाइडेंस, आई थिंक आई विल कीप देम एट द सेम पेडेस्टल. तो ये मुझे लगता है मोस्ट प्रोमिनेंट रीजंस है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली की तरफ से या तो एक पुश कह लीजिए, या फिर मैं दोबारा से इसको रिफ्रेज करूंगी. सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि लॉ के मिसयूज का, या फिर महिलाएं इस तरह का जो कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, उसका है मनी. इट इज फाइनेंशियली बड़ा ल्यूक्रेटिव चीज है ये. आप कम समय में बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं, बहुत ही. दूसरा है साइकोलॉजिकल इश्यूज, अनरिजॉल्व्ड साइकोलॉजिकल इश्यूज. तीसरा कारण है
लीगल मिसगाइडेंस या फिर लीगल गाइडेंस कि आप ये सब केसेस ठोक दो और आपको फिर पैसा मिल जाएगा। और चौथा फैमिली इन्फ्लुएंस, जहाँ पे फैमिली बोलती है कि फैमिली को कोई मतलब मॉरली बिल्कुल करप्ट है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप दूसरे इंसान को कितना भी टॉर्चर कर लो। अगेन लास्ट वाले में भी प्राइमरी मोटिव जो है वो मनी है। मनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस वेंडेटा, कोई भी अगर रिश्ता टूटता है तो ज़्यादातर लोगों का पर्सपेक्टिव होता है कि हम दूसरे इंसान को एक लेसन सिखाएं या मज़ा चखाएं या इसको इसकी औकात पे लाएं। ज़्यादातर यही पार्लेंस यूज़ होती है कि मैं तो तुझे दिखा दूंगी, मैं तो तुझे जेल में डाल दूंगी, सारे तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। तो वेंजेंस ओवर अ ब्रोकन रिलेशनशिप, कि दूसरे इंसान से आपने किसी भी तरह से बदला निकाला। He didn't toe the line, so I'll teach him a lesson. यस, एंड वो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ महिलाओं के साथ है, वो पुरुषों के साथ भी है। हम आज जाने कितने सारे केसेस हैं जहाँ पे एक आदमी ने एक महिला को मार दिया, पीट दिया, सिर्फ इस वजह से कि उसने उसको मना कर दिया एक रिलेशनशिप के लिए या एक अफेयर के लिए। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे आदमी ने महिला को मर्डर कर दिया इस वजह से क्योंकि उसने उसको ना बोल दिया। तो वेंजेंस और एक लेसन सिखाना भी काफ़ी मोटिव है। बट हैविंग सेड दैट, जो मैं एक स्पेसिफिक केसेस कर रही हूँ जहाँ पे एक ही महिला ने 6 रेप केसेस फाइल कर दिए, 7 रेप केसेस फाइल कर दिए, 11-12 रेप केसेस फाइल कर दिए, मतलब वहाँ पे अगेंस्ट अदर many different men. many. Okay. These women are psychologically ill. I can very categorically say this, और इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, कोई मेरे ऊपर केस करते बजाय। These women are psychologically ill. I would call them psychopaths. They can drive a man to suicide. They can actually kill a person also, but it's just that they Themselves. don't. Yes, absolutely. बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो एक्सट्रीमली अग्रेसिव हैं। दे कैन क्या मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे मर्डर करवा देती हैं वो। तो ये तो प्रॉपर केसेस ऑफ साइकोपैथ्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी हैज़ नॉट येट कम टू टर्म्स कि महिलाएं भी ऐसी हो सकती हैं, बट हम लोग तो ये केसेस बहुत सारे देखते क्योंकि हैं। हमारे the ancient India has always treated women as devis, right? As Shakti. And having said that, I want to मेरे को और एक पूछना था फॉलो अप सवाल इसमें कि जैसे हम पहले जो है भारत जो था बहुत साल पहले, इट वाज अ ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी। नाउ इट हैज मूव टू अ राइट्स बेस्ड सोसाइटी। यस, एंड अभी मैं बहुत देखता हूँ कि लॉट ऑफ गर्ल्स ऑलवेज से दैट ओके आई एम एम्पावर्ड नाउ, ओ आई एम एम्पावर्ड, आई हैव गॉट अ जॉब, आई एम अर्निंग दिस दैट एंड ऑल दैट, बट माय हस्बैंड्स मनी इज फॉर एवरीवन, द होल हाउसहोल्ड, बट व्हाट आई एम अर्निंग इज ओनली माइन। So that is where I think a lot of things have gone wrong, where women's empowerment has reached such a level that the men have been totally disempowered, I would say. So do you think that that is what's happening, where we have risen fast from a duty based society to a rights based society, and uske karan ye sare problems ho rahe, we are unable to understand and grasp the situation? मुझे लगता है कि एक चीज को काफी दबा के रखो तो एकदम से फट जाती है जब खुले तो वही मुझे लग रहा है कि महिलाओं के साथ भी हो रहा है कि इतना ज़्यादा पहले दबा के रखा गया उनके ड्रीम्स को, डिज़ायर्स को, उनके गोल्स को, उनकी बेसिक राइट्स को ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कि अब जो है वो बिल्कुल फट के सामने आ रहा है। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि मैं ऐसे बहुत सारे केसेस देखती हूँ जहाँ पे महिला ने वायलेंस को रिजॉर्ट किया, और नीचे कमेंट्स में देखेंगे तो महिलाएं उसको जस्टिफाई करती हुई दिखती हैं कि बहुत अच्छा है ये कर दिया, बहुत अच्छा है मार दिया, ऐसे चीटर्स के साथ तो ऐसा होना चाहिए, ऐसे चीटर्स के साथ वैसा होना चाहिए, या वट एवर दे से कि मतलब दे विल स्टिल कॉल द वुमन ओनली एज अ विक्टिम एंड नॉट एज अ परपेट्रेटर ऑफ वायलेंस। तो मुझे लगता है कि एक कारण है भी इस तरह के आउटबर्स्ट का, बट आई थिंक इन लॉन्ग टर्म वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और अगर वो, मैं बहुत बार ये बात बोलती हूँ कुणाल जी, कि जिस तरह से पुरुषों ने जो सोशल प्रिविलेजेस हैं उसका मिसयूज़ किया है, अब महिलाएं जो उनको लीगल प्रिविलेजेस मिली हुई हैं उसका धड़ल्ले से मिसयूज़ कर रही हैं, एंड दे हैव एब्सोल्युटली नो इनहिबिशंस अबाउट इट। और ये जो आपने बात बोली कि आदमी का मनी इज़ फॉर एवरीवन एंड महिला का, मैं अभी एक ऐसा केस में लोगों की काउंसलिंग करके आई हूँ जहाँ पे
द वुमन हैज एक्चुअली मतलब उसका बहुत ही फेमिनिस्टिक व्यू है कि हर चीज़ 50-50-50 होनी चाहिए। घर के सारे कामों में आप 50-50-50 करोगे तो एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन जब खर्चा करना है तब सिर्फ आप करोगे। और उसने 2-3 महीने का खुद अगर रेंट भर दिया है तो नाउ शी इज़ डिमांडिंग दैट रेंट बैक। हम्म, तो हिपोक्रेसी मेरे ख्याल से बहुत सारी आ गई है कि एक तरफ तो आप अपने आप को बिल्कुल एम्पावर्ड बोल रही हैं, एक तरफ तो आप अपने आप को बिल्कुल लाइक आई कैन डू एनीथिंग बोल रही हैं, आई और डोंट नीड फिर अ मैन। आई डोंट नीड अ मैन बोल रही हैं, और दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं कि इसने मेरे साथ 2 साल रिलेशनशिप रखा, अब शादी नहीं कर रहा तो मैं तुम्हें रेप के केस में अंदर भेजूंगी। तो आई डोंट इवन नो व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस, बट आई थिंक एब्सोल्यूट डीजेनरेसी No, but what is एंड विद अ जेंडर कार्ड। Hmm. सो लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, या प्रॉब्लम नहीं, सबसे बड़ी रियलिटी ये है कुणाल कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंट्री है, 1.5 बिलियन पीपल। यहाँ पे कोई भी इशू जो है जब तक वो बहुत ही ज़्यादा मास लेवल पे स्प्रेड नहीं हो जाता है तब तक लोगों को वो इशू लगता भी नहीं है। और मेंस इश्यूज भी आज के टाइम पे इतना ज़्यादा जितना उनको नोटिस में आना चाहिए या एड्रेस होने चाहिए वो नहीं है, इसलिए बिकॉज नंबर्स जो हैं वो इन कंपैरिजन टू द इंटायर पॉपुलेशन कम है। तो जो ये महिलाएं कर रही हैं अभी उनका नंबर बहुत कम है एज कम्पेयर टू महिलाएं जो एक्चुअली में सफ़र करती हैं। बट अगर ये स्टॉप नहीं किया गया ऑब्वियसली नंबर्स बढ़ेंगे और उसके बाद नहीं, बट इसमें probably नंबर्स change- इसलिए भी कम हैं जी कि बिकॉज लॉट ऑफ मेन, बहुत सारे जो पुरुष हैं, दे शाय अवे फ्रॉम Yeah. रिपोर्टिंग दिस, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी ही बदनामी होगी शाय अवे सोसाइटी ऑल्सो, और में। उनके पास कोई फोरम भी नहीं है ना, उनके हाँ। पास लॉज भी नहीं है जहाँ पे वो रिपोर्ट कर सके। बिल्कुल। So, ma'am, one of the few things I wanted to ask was certain things, certain traits in women that people my age or whatever age should be aware of, especially when they're meeting or at least texting for the first time. Because I'm pretty sure that now most people don't get into dates as they used to before this whole technological era was there. They use dating apps, they use apps like Instagram and stuff. So the first thing is, what are a couple of red flags in a girl a guy should look out for, digitally or physically? I think the first advice that I would have for all the young boys, if they are going to dates through dating apps or meeting a person online, is to please know the person and not just think that everybody that you meet is going to be good, is going to have, will be good for you or would have good intentions and things like that. And why I'm saying that, I'll give you an example of a recent case that has come to me where a very young officer, I'm not going to identify which organization he works for, but he works for a very, very reputed organization of the country. And he met with a girl from a dating app. He did not even inquire whether what she was claiming about her education was right. He did not even inquire what is her background. He did not even inquire whether what she's telling about her parents is right or not. He did not inquire about anything at all. He ended up having a sexually transmitted disease, and now he's dealing with a threat of a rape case on him. Wow. Okay. And if he does not give, and if he does not, basically the rape is, the girl is saying that he has raped her on false promise of marriage. She's pressurizing him to get married to her. And because he said no to it, she is demanding 50 crores from him. 50 crores. Yes. Yes. And it is not something that he's just claiming. It is a conversation on the chat. That's Okay. That's So, and when I This got is the talk- best business that I can think of. Yes, obviously. It is money overnight. I was in Jaipur recently and I met a man. His wife has been honey trapping men. She does not live with him. She, along with her live-in partner, are in the business of honey trap. वो कम से कम भी 15 से 20 रेप केसेस तो फाइल कर चुके हैं राजस्थान में। कितने लोगों को उन्होंने डरा के धमका के उनसे सिर्फ पैसे ले लिए, रेप केस का थ्रेट दिखा के। वो तो प्रॉबेबली उस नंबर को तो हम पता भी नहीं लगा सकते। उन्होंने एक 3-4 business बना दिया। करोड़ 5 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। वो पुलिस को भी खिला देते हैं, वो अगर उनके ऊपर कोई केस हो जाए तो वो भी खत्म करवा देते हैं। धड़ल्ले से बिजनेस कर रहे हैं, तो लॉज हैव बिकम अ बिजनेस। बट आई विल गेट बैक टू दैट केस। तो मैंने जब उस लड़के से बात करनी शुरू की, आई वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड। आप इतना ब्लाइंड कैसे हो सकते हो किसी रिलेशनशिप में?
और जब आपके साथ फिर इस लेवल पे चीज़ें हो जाएं देन यू बिकम एब्सोल्युटली क्लूलेस, आपको कुछ पता ही नहीं है. देयर वाज अनदर केस दैट आई हैंडल्ड जिसमें दिस पर्सन वाज एन आर्मी ऑफिसर हम्म. और उन्होंने एक मैट्रिमोनियल ऐप के ऊपर लॉगिन रजिस्टर किया बिकॉज ही वाज थिंकिंग ऑफ सेटलिंग डाउन एंड गेटिंग मैरिड. तो उन्होंने मैट्रिमोनियल ऐप के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाई. उनके पेरेंट्स को भी पता था कि वो मैट्रिमोनियल ऐप के ऊपर हैं. वो इस लड़की से इन्होंने इनका मैच हुआ, इन लोगों की आपस में बातें शुरू हो गई, बड़ी लवी डवी बातें हुई. उसने अपने बारे में कुछ बताया, इस बंदे ने कुछ भी चेक नहीं किया, कुछ बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया. एक ही महीने में ये एक जगह पे मिले और दे हैड कंसेंशुअल रिलेशनशिप. लेकिन वहाँ पे ही किसी वजह से उनकी लड़ाई होगी और ही लेफ्ट द प्लेस. तो ये महिला जो है इसने पुलिस में कॉल कर दिया और ये कहा कि इस लड़के ने मेरा शादी का झांसा दे के मेरा रेप किया है. बट उसने एफआईआर लॉन्च नहीं करवाई, सिर्फ पुलिस को फ़ोन कर दिया. तो पुलिस का इस ऑफिसर के पास फ़ोन जाता है और उसको ये बोलते हैं कि ये महिला जो है आपके खिलाफ रेप केस करने की कोशिश कर रही है. उसके बाद कुछ दिनों बाद वो लड़की जो है उसको ऑब्वियसली ब्लैकमेल करती रहती है कि शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले. ये बंदा मना कर देता है. तो ये लड़की बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ. Which was और false or true? आई कम टू दैट. Okay. ये लड़की बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ. तो उसका और भी ज़्यादा मतलब दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या हो गया उसके साथ एकदम से सडनली. Hmm. और उसको ये भी पता चलता है कि जिस टाइम पे वो दोनों साथ में रुके थे इस लड़की ने उनके बैग में से उनके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स निकाल के उनकी फोटोज ले लिए. Oh. Oh, you mean Okay. like a spy type of thing, like documents? Yeah, मतलब I don't know what's going on in the God. mind of that girl, but this is what she did. और उसके बाद इस लड़की ने जो है आर्मी में भी कंप्लेंट फाइल कर दी और यही सब कहानी खिचड़ी बनाते हुए कि इन्होंने तो मुझे शादी का बोला, ये सब किया, वो सब किया. पुलिस में नहीं जा रही है, एफआईआर नहीं कर रही है, बट उसके अलावा सब कुछ कर रही है मेंटली टॉर्चर और ब्लैकमेल करने के लिए इस लड़के को. ये लड़का मेरे को रीच आउट करता है. मैं जो वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट जो उस लड़की ने उसको भेजी है मैं अपने कुछ डॉक्टर्स के साथ शेयर करती हूँ, फ्रेंड्स के साथ, कि ये मुझे फेक लग रही है, आप लोग बताओ ये सही है कि नहीं. तो जिन डॉक्टर्स को मैं अप्रोच करती हूँ उनमें से कोइंसिडेंटली एक इंसान उसी हॉस्पिटल से निकलता है जिस हॉस्पिटल की ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट है. फिर हम लोग उस हॉस्पिटल से इंक्वायरी करवाते हैं तो पता चलता है कि ये लड़की पिछले साल किसी आदमी से प्रेग्नेंट हुई थी और इनका बच्चा भी है. अब वो इसका वहाँ पे उन मेडिकल रिकॉर्ड्स में तो पता चलता है कि वो इसका पति है, हस्बैंड है. और ये जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट है पिछले साल की है, इसने सब कुछ इसमें फॉर्ज करके, डेट फॉर्ज करके, एवरीथिंग एल्स फॉर्ज करके आप लोगों को सबमिट करी है. फिर उसके बाद मैं इस लड़के के साथ पुलिस स्टेशन जाती हूँ, मैं उनके पास सारे के सारे एविडेंसेस रखती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि ये प्रॉपर ब्लैकमेल एक्सटॉर्शन का केस है. मीनवाइज उस लड़की को भी समझ में आ जाता है कि उसका झूठ जो है पकड़ वकड़ गया है, वो इस लड़के का पिंड छोड़ देती है. बट लास्ट मंथ, और इनफैक्ट जिस टाइम पे वो इस ऑफिसर को ब्लैकमेल कर रही थी और उसको समझ में आ गया था कि यहाँ पे उसकी दाल नहीं गलेगी, एट द सेम टाइम शी ट्रैप्स अनदर आर्मी ऑफिसर थ्रू द मैट्रिमोनी ऐप. God. और लास्ट मंथ अब मेरे को उस आर्मी ऑफिसर ने अप्रोच किया तो हमें पता चला कि दोनों केसेस में लड़की सेम है. कितने सारे और लोगों के साथ कर चुकी है मुझे नहीं पता, बट दिस इज इफ आप अगर किसी दिस इज ऑनेस्टली नॉट जस्ट फॉर men being conned because of the laws, उनके लिए स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई है. लेकिन फिजिकल सेफ्टी या लीगल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस इंसान के साथ जा रहे हो आप उसके बारे में जानो. यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है अपने बारे में, आपको कुछ भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बता रहा, आपको कुछ अपनी फ्रेंड्स के बारे में नहीं बता रहा, आपको बड़ा थोड़ा अजीब सा बिहेवियर लग रहा है या बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव बिहेवियर लग रहा है, इट इज़ डेफिनेटली अ रेड फ्लैग. हालांकि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे लगता है कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया के ज़माने में अगर कोई भी इंसान बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, वो शायद सोशल मीडिया पे होगा. हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अभी भी नहीं है, जिनको वहाँ पे होना नहीं अच्छा लगता, बट मुझे लगता है कि आज के टाइम पे सर्वाइव होने के लिए आपको प्रोफेशनली भी अपना कहीं ना कहीं प्रोफाइल बनाना Yeah, जरूरी LinkedIn है. somewhere or the other. एग्जैक्टली. और पर्सनली तो है ही है, आप प्राइवेट प्रोफाइल रख लो अपना, बट कहीं ना कहीं कुछ तो होगा. और अगर नहीं है तो देन आई थिंक यू हैव जस्ट टू मेनी थिंग्स टू हाइड. ये मेरा पर्सपेक्टिव है, पीपल कैन डिफर विद इट टोटली. इसके अलावा रेड फ्लैग जो मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को बहुत ध्यान में रखना चाहिए वो ये कि आप हर चीज़ में सिर्फ राइट्स की बात करने लग जाओ, खासकर लड़की.
जब बहुत ही ज़्यादा राइट्स और लड़कियां तो ये, लड़कियां तो वो, और तुम ये नहीं कर सकते या तुम वो नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन जो जहाँ पर आ जाए और जेंडर कार्ड को खेल के आ जाए, आई थिंक दैट्स अ एब्सोल्यूट रेड like a फ्लैग. feminist kind of person. Yes. See, feminism, of course, has become a dirty word in today's time. But I I meant the don't, toxic way, a very toxic way. it has become toxic. It has become totally destructive towards men. लेकिन क्या ये शुरू ही हुआ था आदमियों के खिलाफ एज अ मूवमेंट? दैट इज अ डिबेटेबल टॉपिक. वो बहुत लंबा टॉपिक है, विल नॉट गेट देयर. बट मुझे लगता है कि आज के समय पे बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने फेमिनिज्म को बिल्कुल ही गलत तरीके से ले लिया है. उनको ये लगता है फेमिनिज्म मीन कि आपकी आदमी को किसी भी तरह से बेवकूफ़ बना सकते हो, किसी भी तरह से उसको डोमिनेट कर सकते हो, उसको मार सकते हो, पीट सकते हो, गालियां दे सकते हो, उसके परिवार को कुछ भी बोल सकते हो, बट दैट पर्सन शुड नॉट रिटेलिएट. Mhm. आप Okay. उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो फाइनेंशियली, इमोशनली, इन एवरी विच Mentally. वे, डंप कर सकते हो. और हमारे लॉज ऐसे हैं कि अनफॉर्चुनेटली लड़कियों के लिए वो सब करने के बावजूद कोई रेपरकशंस भी नहीं होते हैं. Mhm. Yeah. So you said that you must know the person and inquire and all the other steps you mentioned after that. But from what I've seen, that most people, guys use dating apps because probably they don't like any girl in their circle who they already know, or they probably don't even have that circle and they want to find people to date. तो आप कैसे पता कर सकते हो ऑनलाइन भी? क्योंकि सपोज नाउ लाइक यू सेड लिंक्डइन, Yeah. अभी लिंक्डइन भी नकली उसने बनाया तो क्या? What are you gonna do? अब वो Like तो fake फिर profiles, सुमित etc. कुछ भी, वो तो फिर देन कुछ भी हो सकता है. बट लाइक आई सेड, एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि लड़कियों को उनके परिवार जो है हमेशा गाइडेंस दे के रखते हैं कि ये ऐसे ध्यान रखो, ऐसे कॉशियस रहो, ऐसे बाहर जा रहे हो तो कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हमेशा लड़कियों को बचपन से सिखाए जाते हैं. लड़कों को नहीं सिखाए जाते हैं बिकॉज प्रिडोमिनेंटली लड़कों के साथ ऐसा लड़कियां सेक्सुअल वायलेंस नहीं करती हैं या लड़के उस चीज़ के शिकार नहीं होते हैं. Correct, लेकिन आज के टाइम पे बिकॉज देयर आर जस्ट अ लॉट ऑफ विमेन आउट देयर जिनको क्विक मनी बनाना है या जिनको जो क्राइम की जोन में चली गए हैं या स्कैम्स में चले गए हैं, यू कैन फॉल अ विक्टिम टू इट. तो वो कॉशियस रहना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है. क्या उसके सेट पैरामीटर्स हैं जो कि मैं समझा सकती हूँ? आई डोंट थिंक सो. वो सेट पैरामीटर्स मेरे ख्याल से किसी लड़की के भी नहीं है. मतलब इट्स योर सिक्स्थ सेंस, Instinct. योर इंस्टिंक्ट. बहुत सारे लड़कों को पता भी चल रहा होता है कि उनका बेवकूफ़ बन रहा है या वो शायद किसी डेंजर जोन में जा रहे हैं, फिर भी वो उन रेड फ्लैग्स को भी इग्नोर करते हैं, उन इंस्टिंक्ट्स को भी इग्नोर करते हैं. अब कहीं ना कहीं वो लड़कों की भी मैं गलती मानूंगी कि आप यू आर जस्ट वॉकिंग इनटू अ डेंजर जोन एंड थिंक कि आपके साथ कुछ नहीं होगा. दैट्स स्टूपिडिटी. लेकिन ऐसा कोई सेट पैरामीटर्स हो कि हाँ ये चीज़ आप करो, तो आई डोंट थिंक सो वो है. इट्स अ केस टू केस बेसिस. फॉर एग्जाम्पल डेटिंग ऐप स्कैम्स में अगर मैं बोलूँ तो अगर आप एक लड़की से हाय हेलो कर रहे हो और वो चौथा चीज़ ये लिख रही है कि आज तुम शाम को मेरे को यहाँ पे मिलो, इट्स अ रेड फ्लैग. A woman who is not interested to know who you are, where you are from, what kind of a person you are, And then और suddenly she सीधा wants to मिलने be- बुला रही है, तो भैया मतलब ये तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है. तो वो आपको काटने के लिए बुला रही है, वो आपको किसी जगह पे लेके जाएगी, वहां पे आपका हजारों का बिल ठुकवाएगी और उसके बाद आपको टाटा बाय बाय बोल देगी. वो वही It could get होगा. worse. Now she could file anything against you, right? Yes, you can. She Because the can. weapons are there. Yes, she can. Weapons are very much Yes, there. yes. So maybe, like you said, the woman may not be able to physically rape you, but mentally she can. Yeah, she can. So Right. there are a lot of memes on the internet that if a guy and a girl who just getting into a relationship have an argument, guys have all these things to do, but women have just one tool that they use, and that is the screenshot of chats. So what is something that a guy should be careful of saying on text? A guy has as equal rights over evidences like a girl has. आपके व्हाट्सएप चैट्स हैं वही आपको सेव करेंगे. आपकी कोई भी होटल के चेक इन्स हैं जहाँ पे दोनों के नाम लिखे गए हैं, दोनों के सिग्नेचर्स हुए हैं, दोनों के नंबर्स रिकॉर्ड हुए हैं, वो आपको सेव करेंगे. तो these are the only things. I mean, truth basically should be documented. लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस चीज़ की तरफ, बट व्हाट्सएप चैट्स आर अ फेयर एक्सेप्टेबल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ राइट नाउ. और हम लोग तो देखते हैं कि ज़्यादातर रेप केसेस, झूठे रेप केसेस में आदमियों को रिलीफ ही इस वजह से मिलता है कि उनके पास ये सारे व्हाट्सएप चैट के बैकअप्स थे और कहाँ पे वो गए थे, फोटोज़ थी,
बड़ी एब्सोल्युटली फाइन लुकिंग फोटोज हैं, ऐसा कोई डिस्ट्रेस नहीं है. These all things help eventually if they have a case बट डू against दे them. रियली? बिकॉज जो पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि डिस्पाइट हैविंग एविडेंसेस ऑल्सो इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है महिलाओं के लिए कि Yes, कोई भी yes. केस ठोक देना. Yes. और 7-8 केस एक साथ ठोक देते हैं, लाइक वी Yes. सेड, डोमेस्टिक वायलेंस, ये वो डाउरी, ये वो सब दुनिया भर के. Hmm. एंड फिर उसके बाद वो आदमी उलझ जाता है उसी में, वो तारीख पे तारीख, जैसे अपने सनी देओल जी बोलते हैं, वैसे ही वो चलते जाता है. तो मेरा सवाल ये है कि अगर इतना आसान है, और तो व्हाट आर द स्टेप्स, लाइक ये अतुल सुभाष जी के केस के बाद आर द कोर्ट्स ओपन नाउ टू लिसनिंग टू एविडेंस फ्रॉम द मेल साइड कि मेरे पास ये व्हाट्सएप चैट है, या मेरे पास ये इंस्टाग्राम पे मैंने टेक्स्ट किया था उसका स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास. इज दिस रियली वर्किंग? बिकॉज लास्ट टाइम व्हेन वी स्पोक आपने कहा था कि दिस एक्चुअली Kunal, मे it's नॉट still the वर्क. same. It's Okay. still the same. ठीक है. What I meant to say कि ये chats जो हैं आपको see safeguard again जब हम लोग बात कर रहे थे कि solutions क्या हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बुलेट प्रूफ चीज है जो आदमी कर सकते हैं कि उनके साथ कभी भी ऐसा ना हो. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. क्राइम एग्जिस्ट, क्राइम हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड इन सोसाइटी. आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई भी बुलेट प्रूफ तरीका है जिससे एक महिला अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है कि उसके साथ कोई पुरुष गलत ना करे. मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी बुलेट प्रूफ तरीका है. इन द सिमिलर वे ऐसा कोई बुलेट प्रूफ तरीका नहीं है जिससे पुरुष अपने आप को बचा सके कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ गलत नहीं होगा. दीज आर कॉमन सेंसिकल थिंग्स. दीज आर बीइंग कॉशियस अबाउट जहाँ पे आप जा रहे हैं, जिस इंसान से मिल रहे हैं, जिस इंसान से आप इंटीमेट हो रहे हैं, जिस इंसान से आप अपनी लाइफ शेयर करना चाहते हैं, ये आपको थोड़ा कॉशियस होना चाहिए. दैट इज ऑल वी आर सेइंग. एक चीज होती है कि आपके ऊपर केस हो, एक चीज होती है कि आप उस केस को लड़ सको. आपके ऊपर केस होगा ही होगा बिकॉज इंडिया में ऐसा लॉ है कि अगर कोई इंसान एक कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस में जाके अपनी एफआईआर दर्ज कराना चाहता है या चाहती है, तो एज पर सुप्रीम कोर्ट सेवरल जजमेंट्स इट इज मैंडेट ऑफ द पुलिस टू लॉज एन एफआईआर. और खासकर महिलाओं के केस में तो ज़्यादा. बाकी सेक्शंस में जो जेनरिक आईपीसी के सेक्शंस हैं या अभी भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस हैं, फिर भी एक बार को, हालांकि अब भारतीय न्याय संहिता में और बीएनएस और बीएनएसएस में थोड़े बहुत रूल्स चेंज हो गए हैं. पुलिस के पास थोड़ी बहुत पावर्स हैं इंक्वायरी करने की, उनको दी गई हैं. आई थिंक 2 हफ्ते की है, 15 दिन की शायद उनके पास इंक्वायरी की उनको राइट्स हैं. पुलिस कर सकती है और उसके बाद शायद रिफ्यूज कर सकती है. बट एटलीस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम्स, वुमेन सेंट्रिक क्राइम्स में पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही करनी है. उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस में अगर ये सारे के सारे एविडेंसेस, कोई अच्छा ऑफिसर होगा, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ऐसे केसेस क्लोज करवाए हैं, फाइनल रिपोर्ट फाइल करवाई है, कैंसिलेशन रिपोर्ट्स फाइल करवाई हैं जो बिल्कुल फर्जी रेप केसेस थे. But that was So- because of some evidence. दैट यस, सो दैट इज एग्जैक्टली वेयर आई एम सेइंग कि ये जो एविडेंसेस हैं आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं. अगर अच्छा पुलिस ऑफिसर होगा तो इन एविडेंसेस के बेसिस पे उस केस को रद्द भी कर सकता है. अगर पुलिस ऑफिसर अपनी थोड़ी सी हेल्पलेसनेस जताएगा कि नहीं, चार्जशीट तो हमें फाइल करनी पड़ेगी, तो आप कोर्ट में फिर जाके बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आप अवेल कर सकते हो. आप क्वॉश भी फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में, आप लोअर कोर्ट में डिस्चार्ज भी फाइल कर सकते हो, और अगर ट्रायल में जाता है आपका केस तो यही सारे एविडेंसेस हैं जो आपको बचा के बाहर लेकर आएंगे. तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग कि ये एविडेंसेस विल प्रोटेक्ट यू. इसके साथ में एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि आज के टाइम पे एविडेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे पुरुष हैं जिनके ऊपर कंप्लेंट फाइल होती है, उनको इमिडिएटली पुलिस स्टेशन में बुला लिया जाता है. ऐसे केसेस हमारे पास आ चुके हैं जहाँ पे पुलिस ने उनका फ़ोन लिया और पूरा का पूरा डेटा डिलीट कर दिया. Oh, यस, तो यू हैव टू बी वेरी तो कॉशियस. एविडेंस भी नहीं रहा फिर. कोई एविडेंस भी नहीं रहा. तो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस तो यही है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो. तो आपको लीगल गाइडेंस इमीडिएटली लेनी चाहिए. यू शुड नॉट टेक इट लाइटली. Yeah. तो अगेन लाइक द वे, सो दैट देयर आर जो पुरुष है, ही मीट्स अ महिला फॉर getting intimate, for example. It could be via a dating app. It could be via a one night stand. He could be going to a prostitute. He could be having a live-in relationship or marriage, right? These are the 5-6 ways in which. तो इसमें as I understand, अभी तक जो हमारी चर्चा हुई है कि the laws are so stringent against the man and they are so gender biased in favor of the woman, कि across these spectrums of meeting, the woman can file any sort of case and
वो पुरुष की मतलब वाट लगा दी। हम्म तो मेरा ये सवाल है कि व्हाट इज द बेयर मिनिमम दैट अ मैन कैन डू टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ इन सम वे और द अदर? लाइक इज इट जस्ट अ व्हाट्सएप चैट? इज दैट इनफ? कि हाउ डज ही टेक कंसेंट कि दिस इज कंसेंचुअल? हाउ डज ही प्रूव दैट दिस इज कंसेंचुअल? व्हाट इज द बेसिक थिंग दैट अ मैन कैन डू? I really wish I had a very strong answer or a solid answer to this, but Because I the think purpose of our podcast is to because try हम लोग and help people. मुझे लगता है कि आज के टाइम पे खासकर व्हेन इट कम्स टू फिजिकल रिलेशनशिप, आई थिंक अगर एक इंसान बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट नहीं है और हैज़ वेरी गुड इंटेंशंस ऑफ either being in a relationship or just companionship, not companionship, relationship basically or whatever, it is very important to take it slow. I'll repeat my thing again कि blindly आप किसी इंसान के ऊपर believe मत करो. While I say this, I also know that we are living in a society जहाँ पे एक क्लब में लोग मिलते हैं, they end up in a hotel. ठीक है, so The patience, the word patience that you're saying, take it slow and all that, is it even valid today in today's generation? Because today you are dealing with a Zepto kind of generation, or Blinkit, Absolutely. Zepto. मेरे को तो 10 मिनट में चाहिए भाई साहब। absolutely. तो उस में मेरा सवाल is that what is the bare minimum that I can do or a man can do to protect himself from these kind of situations in any way that that a man wants to meet a woman, whether it's a relationship, whether it's a one night stand, whether it's a companionship prospect or a live-in or whatever it is. What is the bare I minimum? think document. थोड़ी How? बहुत चैट कर लो, Hmm. व्हाट्सएप चैट पे कनेक्ट हो, आप उनसे मिलकर आ गए हो तो कंटिन्यू दैट कॉन्वर्जेशन, एटलीस्ट हैव अ वेरी एमिकेबल कॉन्वर्जेशन या कुछ भी, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपका जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में जो भी डॉक्यूमेंटेशन हैज एन एविडेंस वही आपको हेल्प करेगा, उसके अलावा और कुछ चीज़ हेल्प नहीं करेगी. उसके अलावा तो यही है दैट यू नीड टू बी कॉशियस ऑफ यू हु यू आर मीटिंग. उसके अलावा ऐसा तो कुछ है नहीं कि कहीं पे आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मल प्रोसेस हो या एनीथिंग लाइक दैट. एक और चीज़ में जो बोलना चाहूँगी कुणाल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इज़ वाइल आई फाइट फॉर मैन एंड आई विश टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फॉल्स एलिगेशंस, बट मैं ये भी बहुत एम्फसाइज करूँगी कि अगर आप गलत इंटेंशन से कुछ करेंगे तो आप डेफिनेटली फंसेंगे. व्हाट आई मीन बाय सेइंग दैट इज़, आप कुछ ऐसा झूठ मत बोलिए कंसेंट ऑब्टेन करने के लिए जिसके आपको बाद में खामियाजे भुगतने पड़ जाए. बिकॉज आप कहीं ना कहीं इमोशनली किसी इंसान के साथ खेल रहे हैं तो आपको रिपरकशंस फेस करने पड़ सकते हैं. बी ट्रांसपेरेंट. आप किस पर्पस से या किस इंटेंट से उस रिलेशनशिप में, चाहे वो हुकअप भी है, जा रहे हैं, बी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट. अगर आपका कोई कमिटमेंट का इरादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप उस इंसान that को out. वो स्पेल दैट आउट. सो क्योंकि अभी हमारे कानून ऐसे हो गए हैं कि वैसे ही इतना आसान है, अगर कोई गलत नहीं कर रहा है तो भी इतना आसान है किसी महिला को किसी पुरुष को फंसाना. अगर आप थोड़ा सा भी आपका इंटेंट गलत होगा तो फिर इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द वुमन कि वो आपको, इफ शी इज टेकिंग यू टू द क्लीनर्स और नॉट. Yeah, because अगर आप spell out नहीं करें इसको तो then the woman can also file a case based on that. Okay, it is implied that this is what the direction that he was going And in, now or he there or is she, a new law called Section 69 of the Correct. Bharatiya Nyaya Samhita, which is worse, which is worse. right? मतलब उसमें तो Which is सिर्फ शादी surprising का झांसा actually, नहीं, which is उसमें प्रमोशन का झांसा भी लिखा हुआ है, उसमें Correct. जॉब का झांसा भी लिखा हुआ है. मतलब लॉज आर बेसिकली ट्रीटिंग women एज किड्स who have absolutely zero agency even to exercise their own intimate choice. तो वैसा होता नहीं है, बट पता नहीं मतलब क्या सोच which is के very कर रहे surprising हैं. because our lawmakers who are primarily mostly men, उनके पास एक opportunity थी अब कि to तो to आदमियों को तो resolve the वैसे ही law. लगता है ना कि सारे के सारे आदमी एक नंबर के निकम्मे हैं, हरामी हैं, एक्सप्लॉइटेटिव हैं, तो इन लोगों को हम लोग जितना ज्यादा मतलब दबा हम के लोग ही रख सिखा सकते देंगे, हैं, हाँ. उनको दबा के रखो, राइट? तो Let us deal with the men first, let the women deal with them later. एग्जैक्टली So they have laid that framework of the law that punishes the man so severely. एब्सोल्युटली. बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स खुद ही जो मतलब क्राइम से हर रोज डील करते रहते हैं, वो भी इतना ज्यादा हैरान रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं जब इस तरह के लड़कियां वो फाइंड आउट करते हैं कि हाँ भाई लड़की की ही गलती है. दे ऑल्सो टेक इट विद टू मच ऑफ पिंच ऑफ सॉल्ट. उनको भी हैरानी होती है कि They don't अच्छा, believe it only. they don't believe it only.
कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है. Hmm. एंड स्टिल समवेयर 99% देयर पर्सपेक्टिव इज कि अभी गलत तो एक्चुअली लड़के ने ही किया है, ये 1% जो है उसकी वजह से शायद रिवेंज निकालना चाह रही होगी, बट 99% तो मतलब बंदे की लड़के की ही गलती होगी 100%. Yeah. तो मेरा एक आखिरी सवाल था जी कि जैसे दिस इज अ बोल्ड क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू एंड आई होप आई गेट अ बोल्ड आंसर फ्रॉम यू. बट जैसे पुराने ज़माने जब हम बड़े होते थे, हम बड़े हो रहे थे वगैरह, हमारे माँ बाप हमको हमेशा सिखाते थे कि भाई, हमेशा बोलते थे कि भाई लड़कों को समझाओ, लड़कों को समझाओ, लड़कों को सिखाओ हाउ टू रिस्पेक्ट एंड ट्रीट वुमेन एंड ऑल दैट. डू यू थिंक इट्स टाइम नाउ फॉर अ रोल रिवर्सल वेयर वी ऑल्सो नीड टू एडुकेट कि हमारे बेटियों को भी हम सिखाएं कि दिस इज ऑल्सो you also need to learn how to treat boys. मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले बहुत सारे समय में होने वाला है. Why? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कुणाल, मैं आज के समय पे ऐसे केसेस देखती हूँ जहाँ पे माता पिता खुद जाके अपनी बेटी के साथ ये बिजनेस कर रहे हैं. करनाल में एक केस हुआ था जहाँ पे एक डॉक्टर हस्बैंड वाइफ ने अपनी बेटी से अपने कॉलेज के प्रोफेसर के ऊपर झूठा रेप का एलिगेशन लगवाया था, और उसके बाद बैठ के 35 लाख की मांडवाली कर रहे थे. The intention being money only. यस. एंड मैरिटल डिस्प्यूट्स में तो हम लोग ये दिन रात देखते हैं कि बेटी का शादी In-laws, करवाओ. हाँ. हाँ, शादी करवाओ, उसके बाद थोड़े ही दिन में किसी ना किसी वजह से उसको वापस बुला लो, फिर मेंटेनेंस का केसेस कर लो. घर की कोई आमदनी है नहीं है तो आदमी से मेंटेनेंस उससे घर चलेगा, एक मोटा फैट अमाउंट मांग लो एलिमनी सेटलमेंट के लिए. ये लोगों को गलत लग सकता है सुनने में, बट ये हो रहा है. ये हर जगह पे हो रहा है. तो वो जिस तरह से पूरा परिवार पहले एक लड़की के परिवार को एक्सप्लॉइट करता था, शायद आज भी करते होंगे बहुत सारे लोग, कि उनसे लाखों रुपए ले लिए दहेज में, और उसी को एक और कुछ भी घर में अगर चीज लानी है बना के रखो. तो हाँ, लड़की के पूरे परिवार को आप बर्बाद करो, फाइनेंशियली प्रेशर बना के रखो, जस्ट बिकॉज आपको ये लगता है कि आपने उस लड़की को अपने घर में ब्याह के उस परिवार के ऊपर कोई एहसान कर दिया. वो फ्लिप हो गया आज के टाइम पे. हमने अपनी बेटी को तुम्हारे साथ ब्याह के पहली बात तो तुम्हारे ऊपर एहसान किया है. अगर वो तुम्हारे घर पे अगर 4 महीने रही है, 1 साल रही है, तो हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है. आई डोंट वांट टू से इट इन एक्सप्लिसिट वर्ड्स, बट दैट इज द ट्रूथ. दे वांट पेमेंट फॉर द नंबर ऑफ डेज दैट द वुमन हैज स्टेड इन दैट होम, एंड दे आर पुटिंग अ प्राइस टू इट अनअबैशेडली और शेमलेसली. आप कोर्ट्स में जाके देखेंगे, वहां पे बोलियां लग रही होती हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए For settlements. फॉर शॉर्टेस्ट लिव्ड मैरिजेस. तो मुझे नहीं लगता कि वो अगर संस्कार है या वो अगर सीख है, तो वो जो अच्छे परिवार हैं उनको तो डेफिनेटली देनी चाहिए. और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो है भी. बहुत सारी लड़कियों से मैं मिलती हूँ, और लेट मी जस्ट से इट आउट अलाउड दैट majority of girls, majority of women are very, very nice, are hardworking, do not want to take shortcuts, do not want to indulge in all of these things. ऐसी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बेचारी विक्टिम होने के बावजूद आवाज भी नहीं उठा पाती है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा वीक है या वो डिप्रेस्ड है, या उनको पता भी नहीं है कि उस चीज से कैसे फाइट किया जाए. तो ये एक बहुत ही छोटा नंबर है महिलाओं का जो ऐसा कर रही हैं, और उसकी वजह से सब महिलाओं का नाम बदनाम हो रहा है. और मैं बहुत बार ये बात बोल चुकी हूँ, आई रीइटरेट इट अगेन. हमारे कानून और हमारे सिस्टम का जो ये लॉज के मिसयूज को ना एड्रेस करना है, वो पुरुषों के साथ तो बहुत ज़्यादा गलत कर ही रहा है या हो रहा है, लेकिन जो जेन्युइन विक्टिम्स है ना, उनके भी बहुत ज़्यादा खिलाफ काम कर रहा है. क्योंकि एक परसेप्शन सोसाइटी में डेवलप हो रही है. अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक वीडियो वायरल हुई थी, हम लोगों ने शेयर किया था उसको, और वो वायरल हो गई थी, जहाँ पे एक महिला जो है वो टिकटलेस ट्रैवल कर रही है, और टीटी ने जब उससे टिकट मांगी तो वो उसको धमकियां दे रही है, गाली दे रही है, पूरी भयंकर तरीके से गाली गलौज कर रही है. तो उस बोगी में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं. हर इंसान यही बोल रहा है, इंक्लूडिंग जो वहां पे महिलाएं बैठी हुई हैं, कि कानून का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, ये आपके ऊपर झूठा केस लगा देगी, इससे बहस मत करो, वीडियो बनाओ, एकदम से वीडियो बनाओ, जैसे ही आपकी कोई लड़ाई होने लगी एकदम से वीडियो बनाओ, क्योंकि ये तो कल को बोलेगी कि आपने इसको छेड़ दिया. ये पूरे के पूरे समाज में, चाहे अर्बन हो, चाहे टियर 2 टियर 3 टाउन्स हो,
हर जगह पे एक ये कहीं ना कहीं सेंटिमेंट फैल रहा है हम्म, कि लड़की है, ये लॉज का मिसयूज कर सकती है, उसकी वजह से फियर भी फैल रहा है. आई डोंट थिंक सो इट इज वेरी पॉजिटिव फॉर अ हेल्दी सोसाइटी टू हैपन. हम्म, तो चाहे वो छोटा नंबर है, चाहे वो सिर्फ 15 महिलाएं हैं, चाहे वो 15,000 महिलाएं हैं, अगर आपको पता चलता है कि लड़की की यहाँ पे गलती है, उसको पनिश करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज समाज में जो अनरेस्ट है वो फैलता जाएगा सिर्फ इस बायस की वजह से. और जैसे अतुल के केस में भी बहुत सारे लोग सड़कों पर आए, जितने लोगों को आना चाहिए था वो नहीं आए अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में वो सेंटिमेंट नहीं है जब किसी आदमी के साथ गलत होता है. बट फिर भी अतुल के केस में जो हम लोगों ने एक मैसिव आउटरीच देखा, दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द अनरेस्ट दैट इज स्प्रेडिंग इन सोसाइटी बिकॉज वुमेन टेकिंग एब्सोल्यूट अनड्यू एडवांटेज ऑफ लॉज. which एंड वो actually ग्रो करेगा, yeah absolutely आउट ऑफ कंट्रोल होगा, और उसको कंट्रोल करने के लिए फिर आप वो फिर नीजर्क जो मेजर्स लाओगे वो जेन्युइन विक्टिम्स को हर्ट करेगा. correct. सो बेटर रिजॉल्व द प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम्स एन एब्सोल्यूट पेन. Right, which also makes me believe the fact that people like you said for men's पुरुषों के साथ कुछ भी होता है तो कोई आता नहीं है सड़कों पे, nobody cares. Yeah. Because actually जो है एक कहावत है, I don't know if you agree with it, but men are loved only conditionally Yeah. if they provide. Yeah. Right, so when they are just deemed useful when they are alive if they are providing. Yeah. Right, only women, children and dogs are loved unconditionally is what they say. Yeah. And तो मरने के बाद तो कौन पूछता है फिर? नहीं. तो कोई पूछेगा ही नहीं. और They don't कुणाल care. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि सुसाइड और अबेटमेंट टू सुसाइड का जो लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ है, बहुत ही ज़्यादा. और मुझे लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होना भी चाहिए. कोई अगर इंसान ये चूज़ करता है कि वो अपनी ज़िंदगी की मुसीबतों से परेशान होके अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है, तो अगर उस चीज़ के लिए कोई इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो उसको नहीं ब्लेम करना चाहिए. और अभी 2-3 दिन पहले एक जजमेंट आई है जहाँ पे एक आदमी को बरी कर दिया गया है एक केस से. अबेटमेंट ऑफ सुसाइड लगा था उसके ऊपर. उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया था, उनका 9 साल का रिलेशनशिप था, उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था. तो उसके बाद उसके ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज जो है लड़की के परिवार ने फाइल कर दिया हुआ. कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली डिस्क्राइब किया है कि भैया ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक्स और कोई रिलेशनशिप का टूट जाना, या अगर कोई इंसान आपसे शादी करने के लिए मना कर देता है, दीज आर नॉट रीजंस दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द रीजंस इनफ फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी जान दे देंगे और उसकी वजह से किसी इंसान जिसने आपके साथ बुरा किया उसको लेसन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है. सुसाइड इज नॉट and should not be the choice for somebody to end their pain. You should, and this is for both men and women, you should fight it out. Life is beautiful. It is how you make it. And to give it up for over a heartbreak or because your relationship did not work, I think it is worthless. It is absolutely worthless. आदमियों के लिए तो ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज आपका परिवार जो है उसको फिर भी लड़ाई लड़नी पड़ती है. अगर आपके ऊपर डाउरी, डोमेस्टिक आपके वायलेंस, जाने if you commit suicide after that. सी इन क्रिमिनल केसेस एवरी अक्यूज्ड इज सेपरेट. तो अगर अक्यूज नंबर 1 की डेथ हो जाती है तो वो मतलब तो नहीं है कि केस चलते अक्यूज रहेगा, नंबर 2 और 3 और 2, 3 4 पे, अपने हाँ. आप बरी नहीं होंगे. वो चलते रहेगा. उनको वो चलता रहेगा. अतुल सुभाष के पेरेंट्स को until unless वो go to the high court and get that 498A quashed या जो भी केसेस हैं, तब तक उनकी केस चलते लिटिगेशन रहेगा. चलेगी, बकायदा चलेगी. उनको अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना पड़ेगा. तो आपके रहते तो वो वैसे ही सफर कर रहे थे, आपके ना रहने के बाद तो वो और भी ज्यादा सफर करेंगे. तो पेरेंट्स की तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाती है. और अतुल के बाद हम लोग देख रहे हैं कि इतने सारे केसेस, खैर उससे पहले भी बहुत सारे केसेस थे, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ पुरुषों को कि अगर आपको लगता है कि आपके सुसाइड करने से दूसरे इंसान को सजा मिल जाएगी, अगर ऐसे 100 केसेस होते होंगे सुसाइड के तो उसमें शायद एक महिला को सजा होती होगी. आई एम ग्लैड यू स्पेल्ड दैट आउट. एकदम जोर से आपने Yes, बोल दिया है कि yes. सुसाइड इज नॉट द आंसर एब्सोल्युटली फॉर नॉट. इन एनी सर्कमस्टेंस. बहुत स्ट्रांग एविडेंसेस चाहिए होते हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड प्रूव करने के. तो मैडम मैंने ऐसे सुना है पहले कि अगर आप एक पुरुष एक महिला को गालियां देगा, वर्बली अब्यूज करेगा और उसको पसंद नहीं आया, तो वो पुरुष ने बहुत सीरियस ऑफेंस कमिट किया और वो जेल जा सकता है. क्या ये सच है?
मुझे नंबर्स नहीं पता हैं या सेक्शंस नहीं पता है अभी भारतीय न्याय संहिता में क्या है, बट हमारे क्रिमिनल लॉज में सेक्शंस हैं जो कहते हैं वर्ड जेस्चर आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ अ वुमन। तो पहले आईपीसी 509 था, 354 में भी है ऐसा सेक्शन कि अगर आप कोई भी सेक्सुअली अनएक्सेप्टेबल इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल देते हैं, कोई गाली गलौज करते हैं या इस तरह की बातें करते हैं किसी महिला के साथ, और वो अगर आपके ऊपर उसको ऑफेंस लेती है वो, तो आपके ऊपर केस फाइल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। बट क्या आप उसके लिए इमीडिएटली जेल जाएंगे? कानूनों के प्रावधान के हिसाब से ये जितने भी सेक्शंस हैं वो 7 साल से कम की सजा रखते हैं, तो आपका इमीडिएट अरेस्ट नहीं होगा टेक्निकली, एंड प्रोसीजरली वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप ऐसे इंसान को पहले नोटिस देंगे और आपको इसको इमीडिएटली अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन क्या भारत में सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स इन डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं? नहीं। हालांकि रेपरकशंस हैं उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए कि अगर वो इस तरह का इलीगल अरेस्ट कर लेते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन बहुत ही बड़ी कंट्री में हम लोग रहते हैं, अगर इस तरह का कोई वायलेशन अगर कोई पुलिस ऑफिसर करता है तो पहली बात तो जिस इंसान को उन्होंने जेल में डाला है उसके पास हिम्मत ही नहीं बचती है कि वो उनके पुलिस के खिलाफ कोई काम करे। बट टेक्निकली टू आंसर योर क्वेश्चंस, नहीं, उसमें इमीडिएट जेल नहीं होगी, बट आप क्रिमिनली चार्ज हो सकते हो, आपका ट्रायल भी हो सकता है, और अगर आप गिल्टी पाए जाते हो तो आपको सजा भी हो सकती है। लेकिन अगर एक लड़की अगर लड़के को अब्यूज करे, चाहे वो अब्यूज किसी भी एक्सट्रीम गंदी भाषा में ना हो, और अगर वो ये भी अगर बोल दे कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ और तुम्हारी ये सब, तो भी एक लड़का केस फाइल नहीं कर सकता। उस लड़के की बहन या माँ कर सकती है। हाँ, मुझे ये इसके ऑलरेडी ऊपर है। एक्चुअली आंसर पता चल गया था। और इससे याद आया कि मेरे दोस्त मुझे एक बार रेकमेंड कर रहे थे कि मैं भी एक बार डेटिंग ऐप ट्राई करूँ, तो मैंने उनको ये सब समझाने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि उनको ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो मेरे ऊपर हंसने लगे, बोले कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सुवेद, मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगी कि हर घर में चोरी नहीं होती है, लेकिन घर के ताले सब लोग फिर भी लगा के रखते हैं, राइट? हर इंसान किसी क्राइम का शिकार नहीं होता, लेकिन क्राइम हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। और कभी भी कोई आप चीज़ जो आपके लिए अजीज है उसको जब आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आप रिव्यूज़ पहले चेक करते हैं आजकल के समाज में। तो अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में या एक ऐसी चीज़ में जो आपको पर्सनली बहुत इम्पैक्ट कर सकता है उसमें अपनी आंख और कान खोल के नहीं उस चीज़ को एनालाइज करेंगे, तो ये आप ही की गलती है। अगर आप वो नहीं करना चाहते, वो आपकी चॉइस है। अगर आपके दोस्त आपको किसी भी तरह से आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि डेटिंग ऐप के ऊपर या आपको बोल रहे हैं और आप कॉशियस हो, तो इट इज़ देयर प्रॉब्लम एंड नॉट योर प्रॉब्लम। यू आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेफ्टी. You are most responsible to ensure that you do not get into something that can be dangerous for you. When I say that, of course, I have to emphasize कि एक larger population है जो अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से जीती है. Nice people, good boys, good girls as well. But there is a chance, there is a risk where these things can go wrong as well. तो मैं कभी भी नहीं बोलती कि डेटिंग ऐप सब खराब है, मैट्रिमोनियल ऐप्स में सब धोखाधड़ी होती है, नहीं. देयर इज गुड ऑल्सो इन द सोसाइटी, देयर इज बैड ऑल्सो इन द सोसाइटी. इट्स जस्ट दैट यू शुड बी कॉशियस. That is the only thing that we are saying. That is the only solution. That is the only solution. Do not blindly believe or trust anybody. That is all that we are saying. And be cautious of your surroundings and the person that you are bringing in your life. That's it. Don't trust anyone except your father. So actually जी मेरा एक ये आखिरी sort of summation है about जो मैंने सब सुना है इस एपिसोड में आपसे, कि एक तो जो है सारे लॉज जो है we are one of the rare countries जहाँ जेंडर बेस्ड लॉज हैं heavily in favor of the नहीं, ऐसे woman. बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, कुणाल. लेकिन प्रोग्रेसिव कंट्रीज जहाँ जितनी भी हैं, खासकर जहाँ से हम लॉज अपने स्पेशली जेंडर स्पेसिफिक जेंडर वायलेंस के स्पेस में जो हम लॉज बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करना चाहते हैं, या जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो भी लॉज हम लोग बाहर की कंट्रीज से ऑलरेडी ले भी आए हैं, उन सब कंट्रीज में वो प्रोविजंस जेंडर न्यूट्रल हैं. एग्जैक्टली. तो बस इंडिया ही है जहाँ पे, तो जहाँ और ये इंडिया जेंडर में ये तो मुझे लगता है इंडिया का सबसे ज्यादा
वी आर एक्सक्लूसिव इन दिस एंटायर वर्ल्ड, जहाँ पे एक महिला किसी पुरुष के साथ 4-4 5-5 साल संबंध बना सकती है और उसके बाद उठ के एक दिन कह सकती है कि उसको बेवकूफ बनाया गया शादी के नाम के ऊपर। और 5 साल शादियां तक वो तो बेवकूफ दुनिया भर बनते में गई। बहुत सारी उनमें होती हैं, कंट्रीज में होती हैं, तो कंसेंट और विल को अगर आप शादी से जोड़ रहे हो तो शायद दूसरी कंट्रीज में भी ऐसा होना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन उन कंट्रीज में एक अडल्ट को एक एज एन अडल्ट ही देखा जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, और एज एन अडल्ट आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। तो ये तो कहीं पे भी नहीं होता जो इंडिया में हो रहा है, खासकर ये शादी के झांसे वाली बात। तो हैविंग सेड दैट कि जो आपने अभी बताया कि वी आर वन ऑफ द एक्सक्लूसिव कंट्रीज स्पेशली इन प्रोग्रेसिव कंट्रीज टू हैव दिस जेंडर बायस्ड लॉ Yeah. इन फेवर ऑफ वुमेन, या करेक्ट? तो उसमें जो है आज हमारे यहाँ जो है आईपीसी सेक्शन जो है अभी रिसेंटली बीएनएस बन गया, भारतीय न्याय संहिता, उसमें एक मौका था हमारे पुरुष लॉ मेकर्स को टू मेक दिस राइट, टू सेट दिस राइट, बट दे डिडंट. या In fact, they made it more draconian. यस So, as a men's right activist, my last and final question to you is that what is your message to our lawmakers and our judiciary in this regard? ओके, मैं आपको ये शेयर भी करना चाहूँगी और क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्नॉलेज सच पीपल। अतुल सुभाष के केस के बाद ऐसे बहुत सारे जजेस हैं, ऐसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो काफ़ी सेंसिटिवली इन मैटर्स को डील कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम जस्ट सेइंग आउट ऑफ ब्लू, But बट you mean they've sat up and started taking notice of this now? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे को आके बताया कि उनकी डेट थी, जज ने उनको बहुत तसल्ली से सुना, शायद ज़िंदगी में पहली बार, या उनकी जो लीगल ज़िंदगी है उसमें पहली बार जज ने उनको बहुत तसल्ली से सुना, उनसे भी पूछा कि कोई डेट है या कोई भी उनके जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है या जो भी लिटिगेशन चल रही है उनकी तरफ का भी पक्ष क्या है। चाइल्ड कस्टडी के मैटर्स में विजिटेशन में हम लोगों ने थोड़ा बहुत बदलाव देखा है कि जजेस आर नाउ रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस कि फादर के लिए भी बहुत ज़रूरी है उसके बच्चे का एक्सेस, या अगर कोई वायलेशन है तो उसको एड्रेस करना। पुलिस में भी हम लोग थोड़ा बहुत इस केस के बाद थोड़ा सा चेंज देख रहे हैं कि वो एविडेंसेस की कॉग्निजेंस ले रहे हैं, कहीं ना कुछ थोड़ा सा शिफ्ट आया है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, what would be my message to our lawmakers, judiciary, police? I think start treating every human being as a human being. Stop giving advantage to someone just because of their gender. Know the facts, know the evidences, and preconceived notions जो हैं वो तब भी गलत थे जब वो महिलाओं के खिलाफ थे और उनको उस लेंस से देखा जाता था। प्री कंसीव्ड नोशंस जो आज पुरुषों के खिलाफ है वो भी गलत है। तो जो गलत है उसको सज़ा दीजिए और जो सही है उसको बचाइए। क्राइम को जेंडर से रिलेट करना मुझे लगता है ख़त्म होना चाहिए। और जो हमारे लॉ मेकर्स हैं उनको तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी कि भगवान ना करे ऐसा दिन आए जहाँ पे आपके भी अपने बेटे या अपने भाई को जान देनी पड़े क्योंकि हमारे लॉज इतने ज़्यादा ख़राब है। अतुल सुभाष किसी का भी भाई या बेटा हो सकता है, आपको वो दुख तब समझ में आएगा जब आपके अपने साथ हो जाएगा। तो आई होप कि आप उसको उस एंड तक ना आने दें और उससे पहले कुछ बोले। अतुल के केस के बाद हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में कितने सारे लोग हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, एक भी इंसान को क्या वो दर्द महसूस नहीं हुआ? हमारी पार्लियामेंट उस समय पे सेशन में थी, किसी भी एक इंसान ने अतुल सुभाष के केस को पार्लियामेंट में नहीं उठाया। तो सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से आप ह्यूमन बीइंग्स को सैक्रिफाइस करना प्लीज़ बंद कीजिए। आदमी जो हैं डिस्पोजेबल नहीं है, वो भी किसी परिवार का हिस्सा हैं, उनकी भी ज़िंदगी उतनी ही मूल्यवान है जितनी महिलाओं की है। तो एटलीस्ट इसको एक लाइन से मैं कहना चाहूँगी, जो मेरे को परसों मैं जयपुर में एक इवेंट में थी, तब एक बहुत ही सीनियर इंसान है, उनसे मैं बैठ के बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली लॉज हैव रिड्यूस्ड टू बी फॉर जस्टिस बट मोर फॉर विमेन्स राइट्स। लॉज कैन नॉट बी अबाउट समबडीज राइट्स, लॉज हैव टू बी अबाउट जस्टिस। कानून को न्याय देना सर्वोपरि है, किसी एक खास जेंडर को न्याय देना वो नहीं है। तो आई होप दैट आवर लॉ मेकर्स कैन sit up and take cognizance of this and trying to usher in a society where everybody has equal rights and everybody gets equal justice.
आई होप इट हैपेंस। धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई थिंक जो आपने लास्ट में जो निचोड़ निकाला है इस पूरे इशू का, वो बहुत अच्छी तरह से आपने बताया है। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो है अवेयरनेस तो हो कम से कम। मैं एक और चीज़ कुणाल जी आपके प्लेटफॉर्म से बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई मेरे जैसा ही इंसान बदलाव ला सकता है। आप में से हर एक इंसान इतना सक्षम है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे कानून मंत्री, हमारी पार्लियामेंट के स्पीकर्स, उन सबको आप अपनी सबमिशंस दे सकते हैं, रिप्रेजेंटेशंस भेज सकते हैं। हमारे ऐसे पोर्टल्स हैं सरकार के जहाँ पे आप अपनी ग्रीवेंसेस रजिस्टर करा सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। हर एक इंसान बदलाव लाने में अपने आप में सक्षम है। महिलाओं ने अपनी लड़ाई जो है अपने अधिकारों को पाने के लिए सालों साल सदियों से लड़ी है, उसके बाद आज वो इस कगार पे हैं। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि पुरुषों के साथ आज बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, तो आप भी सक्षम है कि इन सब अथॉरिटीज़ को आप लिख सकते हैं और लिखना चाहिए, और लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बहुत सारे लोग साथ में मिलके आवाज उठाएंगे तभी बदलाव आ सकता है। तो ये मत सोचिए कि एक दीपिका नारायण भारद्वाज ही जो है किसी ना किसी तरह का हाँ कि बदलाव लाएगी। आप हर इंसान एक सक्षम है। किसी एक इंसान की अगर चिट्ठी जो है राज्यसभा या लोकसभा में किसी दिन पढ़ी गई तो शायद उसके बाद वो कोई कमेटी फॉर्म कर दे। तो आप सब लोग कोशिश कीजिए, हम लोग तो कोशिश करते ही हैं एकम न्याय फाउंडेशन की तरफ से, लेकिन आप सभी लोग जो हैं सक्षम हैं बदलाव लाने के। अपनी आवाज उठा के देखिए। फिर भी धन्यवाद Thank you. ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मेन। थैंक यू सो मच।